नमस्ते विद्यार्थियों। अपने मैसूर सूत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं और उच्चारण स्थान की भी वीडियो बना चुके हैं। अब आज अपने करते हैं चैप्टर व्याकरण से शुरू और संधि का चैप्टर शुरू। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि ये जो संधि का चैप्टर है वो क्लास 6ठी में भी लगेगा, 7वीं में भी लगेगा, 8वीं में भी लगेगा, 9वीं भी लगेगा, 10वीं, 11वीं, 12वीं में जिसके पास संस्कृत है उसके भी लगेगा। अगर आपके पास आपका कोई बड़ा या भाई या बहन है तो उसके पास भी ये वीडियो पहुंचाएं। और इसके अलावा रीड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संधि। व्याकरण की शुरुआत संधि से होती है। ये देखो, इसका नाम है संधि। सबसे पहली बात कि संधि शब्द पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। तो संधि शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है, क्योंकि संधि शब्द जो होता है इसमें की प्रत्यय होता है। की प्रत्यय में कै की इत्संज्ञा कर दी जाती है, केवल ई शेष रहता है। जिस प्रकार से हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो त्वा ही जोड़ते हैं, जैसे पठ प्लस कत्वा तो पठित्वा, उसी प्रकार से की का ई शेष रहता है। संधि शब्द निष्पन्न होता है धा धातु से और श्रम उपसर्ग से, जिसकी व्याख्या हम यहाँ पे करेंगे। तो की प्रत्यय से जितने भी बने हुए शब्द हैं वो सारे के सारे अपने पुल्लिंग है। तो स्वाभाविक सी बात होगी कि संधि शब्द है वो भी पुल्लिंग ही होगा। तो संधि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं होता है, वो पुल्लिंग होता है। उसी प्रकार जैसे मान लो अब हिंदी और संस्कृत है, उसमें भी कई बार भिन्नता देखने को मिलती है अपने, क्योंकि हिंदी में कई शब्द स्त्रीलिंग होते हैं वो संस्कृत में आके पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा शब्द है आत्मा। अब इस शब्द को हिंदी वाले तो मानेंगे स्त्रीलिंग, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन जो ही ये चीज संस्कृत में आएगी तो ये संस्कृत में क्या हो जाएगी? पुल्लिंग हो जाएगी। अब पुल्लिंग होने का एक कारण भी है। कारण क्या है? क्योंकि पुल्लिंग इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि संस्कृत में आत्मा शब्द नहीं होता है। क्या होता है? आत्मन। ये नकारांत पुल्लिंग होता है। नकारांत का मतलब हो गया जितनों का भी अंत न से होता हो वो सारे के सारे शब्द है वो आपके पुल्लिंग हो गए। जैसे राजन है, राजन शब्द भी पुल्लिंग होगा। आत्मन है, आत्मन शब्द भी पुल्लिंग होगा। लेकिन कहीं कहीं हिंदी और संस्कृत में थोड़ी सी विषमताओं का नियमन हो जाती है कि हिंदी में जो चीज स्त्रीलिंग होती है वो संस्कृत में पुल्लिंग होती है, संस्कृत में जो पुल्लिंग होती है वो कई बार हिंदी में भी स्त्रीलिंग होती है। तो ये संधि शब्द कुछ इस प्रकार का है, संस्कृत में इसको पुल्लिंग बोलोगे और हिंदी में ये स्त्रीलिंग भी हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि संधि शब्द बना कैसे हैं, संधि शब्द का अर्थ होता क्या है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आखिर जो टॉपिक कर रहे हैं उसका अर्थ अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। संधि शब्द देखिए किस प्रकार बना है। इसमें उपसर्ग निकालोगे, सबसे पहले सम उपसर्ग निकलेगा, प्लस धा धातु निकलेगा, और इसमें जैसे मैं बता रहा था कि प्रत्यय निकलेगा कौन सा? की। अब संधि शब्द को जैसे ही जोड़ोगे तो इस की प्रत्यय को भी जोड़ना पड़ेगा। की प्रत्यय को जोड़ोगे तो क्या की हो जाएगी? इत्संज्ञा। इत्संज्ञा का मतलब होता है सीधा सा कि वो चीज है वो वहां से लोप हो जाएगी, उड़ जाएगी। बच गया क्या? ई। कह गया ई बच गया। यहां पे दा है तो द सूत्र से लगाओगे तो ध धातु बनेगी, और सम उपसर्ग है, सम प्लस ध प्लस ई। अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे संधि हो जाएगी और ई आ जाएगा। ये शब्द आपका बन जाएगा संधि। पुल्लिंग है इसीलिए इसके आगे लग जाएगा विसर्ग। अब संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ होता है, सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। धा का मतलब होता है धारण। यहां पे धा धातु का मतलब है धारण। अब धा धातु का मतलब दौड़ना नहीं होता है, वो धाव धातु होती है। लेकिन कई बार अपने क्या हो जाता है कंफ्यूजन की स्थिति में कि धा धातु है, धा धातु का मतलब तो दौड़ना होता है। तो ऐसा नहीं है, वो धाव धातु होती है। वो धातु है वो आपको इस प्रकार से लिखी हुई मिलेगी, धाव। इसका मतलब क्या होता है? ये धाव है, इसका मतलब होता है दौड़ना। तो संधि शब्द में सम उपसर्ग है और धा का मतलब क्या होता है? धारण करना। अब देखो, सम का मतलब हो गया समान और धा का मतलब हो गया धारण करना। इसका संपूर्ण जो अर्थ होता है वो होता है शाब्दिक, जिसको अर्थ कहोगे आप।
संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समान रूप से वर्णों को धारण करना। समान रूप से जो वर्णों को धारण करे और एकीकृत कर दे। एकीकृत का मतलब हो गया जो जोड़ दे, वो क्या होता है? संधि होता है, वही संधि कहलाता है। अब देखिए कैसे समान रूप से जो वर्णों को धारण कैसे करें। देखिए जैसे हमने एक छोटा सा शब्द लिखा, राम प्लस में आल्य, राम प्लस में आल्य। अब देखो इधर क्या है? मैं वर्ण है, इधर क्या है? आ है। अब मैं के अंदर क्या है? ए है। इधर क्या हो गया? आ। अब दोनों स्वर वर्णों को ये क्या बना देगा? एक बना देगा। ये भिन्न है क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ए है, ये आ है, लेकिन संधि होते समय दोनों को एकीकृत रूप से ये क्या बना देगा? आ बना देगा नियम। और आ बनाते ही ये बन जाएगा शब्द रामाल्य। यानी दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ करके जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? संधि कहलाता है। तो कहने का मतलब हो गया समान रूप से जो वर्णों को धारण करे, समान रूप से जो वर्णों को एकीकृत करे, समान रूप से जो वर्णों को संधारित करे, वो क्या है? संधि है। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब व्याकरण के अनुसार, अब व्याकरण के महामुनि सर्वश्रेष्ठ हुए हैं वो संस्कृत में महर्षि पाणिनि है। महर्षि पाणिनि इसकी क्या परिभाषा देते हैं संधि की, वो भी देखते हैं। अक्सर प्रश्न पत्रों में पूछी जाती है। महर्षि पाणिनि क्या परिभाषा देते हैं? परसन्निकर्ष संहिता। परसन्निकर्ष संहिता। परसन्निकर्ष संहिता का मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्ण। दो या दो से अधिक वर्ण। सन्निकर्ष का मतलब हो गया निकटता। सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है? निकटता। दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में या परस्पर निकट होंगे तो वहां पे क्या होगी? संहिता। और इसी को क्या कहते हो आप? संधि। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि परसन्निकर्ष संहिता महर्षि पाणिनि ने जब ये परिभाषा दी हमको, तब निकटता ठीक है, दो या दो से अधिक ठीक है, लेकिन इन्होंने संधि नाम क्यों नहीं दिया? इन्होंने संगीता नाम क्यों दिया? इन्होंने संगीता नाम दिया जबकि संधि नाम क्यों नहीं दिया? हालांकि अगर कह देते कि परसन्निकर्ष है और संधि दे देते तो भी परिभाषा सही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने केवल इतना कहा है कि पर दो या दो से अधिक वर्ण जब क्या हो? पास पास में हो तो वहां पे क्या होती है? संगीता होती है। जैसे वही उदाहरण हम वापिस ले लेते हैं, राम प्लस आलय। अब ये उदाहरण ले लेंगे तो इधर क्या है? इधर क्या है? आ। अब ये दो या दो से अधिक वर्ण क्या हो गए? पास पास में हो गए। अब दो वर्ण पास में हो गए तो ये निश्चित ही कोई ना कोई क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। अब क्रिया करेंगे, ये खुद का रूप धारण कर लेंगे। क्या? ये नया रूप है। यहां तक संधि नहीं है। अब यहाँ पे हम दोनों का एकीकृत रूप बना देते हैं, ए और आ को जोड़ करके केवल आ। ये यहां पे क्या हो गई? संधि है। ये यहां पे क्या हो गई? संधि। तो संधि की परिभाषा क्या बनेगी? यानी एक तरह से कहने का मतलब हो गया कि परिवर्तन का नाम संधि है। परिवर्तन का नाम संधि है। कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि संधि की परिभाषा क्या होती है जी? कि वर्ण संधानम संधि इति। वर्ण संधानम संधि इति। यानी जिस प्रकार से हम साधारण भाषा में अपने घर में भी यूज लेते हैं, क्योंकि मतलब कोई चीज जिया टूट जा तो बिना सांध दे। सांधना का मतलब होता है जोड़ना ही। हालांकि संधि का काम भी जोड़ना ही होता है। जैसे कोई चीज टूट गई उसनो कहते हैं कि इंसान दो। तो देखो वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि का मतलब होता है कि वर्णों को जोड़ना ही क्या है? संधि है। लेकिन ये परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। ये परिभाषा संपूर्ण रूप से सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि देखो वर्णों को जोड़ना ही संधि अगर है तो जैसे ये कै वर्ण हो गया, ये मैं वर्ण हो गया, ये ल हो गया। कै मैं ल दोनों में वर्ण है। अब ये कहते हैं कि कोई व्यंजन है तो ये व्यंजन नहीं है क्योंकि इसमें स्वर शामिल है।
ये व्यंजन है तो ये व्यंजन नहीं है, इसमें भी स्वर शामिल है। ये कहते हैं कि ये व्यंजन है तो ये भी व्यंजन नहीं है, इसमें भी स्वर शामिल है। अब देखो कै, मैं और ल, अब जोड़ दिया मैंने कमल, तो यहां पे संधि कहां हुई? संधि तो हुई नहीं, ये तो केवल वर्णों को जोड़ा है, इसीलिए वर्णों को जोड़ना संधि नहीं है। हाँ, अगर कोई ये कहे वर्णों को वर्णों से जोड़ने के बाद में जो परिवर्तन होता है उसे आप क्या कहते हो? संधि कहते हो। जैसे ये हमने बनाया ए प्लस आ, ये परिवर्तन हुआ अपने पास और क्या बन गया? आ बन गया। दोनों ने एक नया रूप धारण कर लिया, तो वो वहां पे क्या हो गई? संधि हो गई। तो साधारण भाषा में हम ये कहें, पाणिनि के अनुसार जो परिभाषा दी हुई है वो ये है, पर सन्निकर्ष है संहिता, यानी दो या दो से अधिक वर्ण जब पास में हो तो वहां पे संधि होती है। पाणिनि ने केवल इतना कहा है। दूसरी परिभाषा ये भी बनती है इसकी, पर वर्ण संधानम संधि आजकल लीगल तरह से तौर तरीके में चलने लगी है। फिर इसके अलावा इसकी एक परिभाषा हिंदी में आप कैसे दोगे कि दो या दो से अधिक वर्ण जब पास पास में हो तो पास पास में होने पर जो परिवर्तन होता है तो वो किसके तहत होता है? संधि के तहत होता है। और सबसे शॉर्ट परिभाषा अब हम लिख लेते हैं, वर्ण प्लस वर्ण। वर्णों का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। वर्ण प्लस वर्ण बराबर दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? सामने परिवर्तन। वर्ण प्लस वर्ण तो क्या होगा? परिवर्तन। उसी परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं? संधि कह सकते हैं। यानी वर्णों को वर्णों से जोड़ने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये इसके शाब्दिक अर्थ और परिभाषा की बात हुई। अब बात है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो नॉर्मल हमने सुना है कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लेकिन व्याकरण शास्त्र के अनुसार, देखना, व्याकरण शास्त्र के अनुसार संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब बोलोगे जी 5 प्रकार की कौन कौन सी? ये तो हमने कभी सुनी ही नहीं। मैं तो 3 ही प्रकार की सुनी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 3 ही प्रकार की पढ़ी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग थे। 2 और किसी जोड़ दी। अब मैं बताऊंगा मैं किसी जोड़ दी। देखो ये संधि कितने प्रकार की मैंने बताई आपको? संधि 5 प्रकार की बताई। संधि 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है? नंबर 1 जो हम पढ़ते हैं जिसका नाम है स्वर संधि, ठीक है। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 4 स्वादी संधि। नंबर 5 प्रकृति भाव संधि। जब व्याकरण लिखे गए तो महर्षि पाणिनि ने किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, जिसमें हमने महर्षि सूत्र भी कर लिए और वर्ण विचार का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। अब देखो, और यतन भी मैंने कंप्लीट करवा चुका हूं खास रीड के लिए। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग, स्वादी, ये संधि हम निरंतर पढ़ते रहे हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि कितना प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि कितना प्रकार की? गुरुजी 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन ए 2 संधि ए गुरुजी कभी सुनेड़ी को नहीं, ए तो नहीं है बिल्कुल ही। लेकिन ये नहीं है। वह क्या था? मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित, उन्होंने कहा कि बेटे संधि 5 प्रकार की होती है। 1 2 3 4 5 किसी किसी गुरुजी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, स्वादी, प्रकृति भाव। ए 5 प्रकार की संधि है। आगे किताब लिखना जी का नाम आए, कौन आए? वो आए लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब लिखी जिसका नाम था वरदराज। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा है, इनको कम किया जाए। लेकिन बात केवल दिखाओ करो, कम कौन करी? दिखावा कैसे किया? उन्होंने इस स्वादी संधि है इसको तो मिला दिया इस स्वर संधि में। ये जो स्वादी संधि है, सॉरी, ये जो प्रकृति भाव संधि है
इसको तो मिला दिया इसने स्वर संधि में, और ये जो स्वादि संधि है इसको मिला दिया इसने विसर्ग संधि में। यानी इनको एकीकरण में ले लिया इसने। प्रकृति भाव संधि को मिला लिया स्वर संधि में, और स्वादि संधि है इसको मिला दिया इसने विसर्ग संधि में। अब संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 ही प्रकार की बची है अपने पास, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि, अब हम कह सकते हैं कि संधि कितने प्रकार की बची है? 3 प्रकार की। व्यंजन संधि, और नंबर 3 आ गई आपकी विसर्ग संधि। तो फिर 3 प्रकार की संधि हो गई। हालांकि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? व्यंजन संधि के भी प्रकार होते हैं, विसर्ग संधि के भी प्रकार होते हैं, उस पे तो बाद में जाएंगे। लेकिन पहले हम करते हैं कि स्वर संधि कहते किसे हैं, व्यंजन संधि कहते किसे हैं, विसर्ग संधि कहते किसे हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? इसकी शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा, स्वर प्लस स्वर बराबर परिवर्तन, उसी को आप क्या कहोगे? स्वर संधि। यानी स्वरों का स्वरों के साथ मेल करने पर जो परिवर्तन होता है उसे आप क्या कहोगे? खास तौर से स्वर संधि कहोगे। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। कैसे गुरुजी? ऐसे कपि प्लस ईस, इधर क्या है जी? ई। ये क्या है? व्यंजन तो नहीं है ना, स्वर है। ये क्या है? व्यंजन तो नहीं है ना गुरुजी, स्वर है। किसे है? बड़ी ई है। ई प्लस ई, दोनों को जोड़ोगे अपने पास क्या आ जाएगी? ई की बड़ी बहन बड़ी ई। अब इसको जोड़ दो, कै आधा हो गया क्योंकि इसमें से ई निकाल दिया मैंने। आगे क्या है? स। अब इसको जोड़ दो, जोड़ दिया के बन जाओ गुरुजी। अब पी की मात्रा पहला छोटी लगती है, अब हो जाएगा बड़ी। अब वो बन जाओगी कपीस। वैसे कपीस हनुमान जी का दूसरा नाम है। कपि प्लस ईश यानी बंदरों का जो ईश्वर है, बंदरों का जो देवता है, उसे कपीस कहते हैं। हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द है कपीस। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है ई और ई, छोटी और बड़ी, इससे मतलब नहीं है अपने को। अपने को मतलब है कि दोनों स्वर है कि नहीं। ई स्वर है, बड़ी ई भी क्या है? दोनों स्वर। अब स्वरों को मिलाकर के परिवर्तन क्या हुआ इसमें? इन दोनों ने, पहले तो ये 2 थी, लेकिन अब इन्होंने क्या कर लिया? अपने आप का एक ही रूप बना लिया, कप ई। ये शब्द बन गया अपना कपीस। लेकिन दोनों तरफ जो स्वर है वही परिवर्तन है, और इसी परिवर्तन का नाम स्वर संधि है। ये तो बात रही स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा है गुरुजी, स्वराबाद में स्वर है, और स्वरों को स्वरों के मेल करने से जो परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्यंजन संधि। अब गुरुजी व्यंजन संधि की क्या परिभाषा होगी? तो देखिए व्यंजन संधि की क्या परिभाषा होगी, इधर रखो आप व्यंजन। व्यंजन संधि का नाम है तो इधर रखेंगे हम व्यंजन प्लस, चाहे तो स्वर हो चाहे हो व्यंजन। यानी व्यंजन के बाद चाहे स्वर आ जाए चाहे क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो बराबर में वही चीज अपने पास आनी है जिसका नाम है परिवर्तन, जिसका नाम है बदलाव। तो उसी परिवर्तन को, उसी बदलाव को आप क्या कहोगे जी? गुरुजी केवल में व्यंजन संधि बोला, व्यंजन संधि कहोगे। यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन रहने पर जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? व्यंजन संधि होता। ठीक है, कैसे गुरुजी? देखो, आपा बनायो जगत प्लस ईश, अंत में क्या है? इधर क्या है? प्लस के निशान से पहले व्यंजन है ना गुरुजी। मन तो तय दिखा है, व्यंजन कौन दिखा है? तो तय यानी चलंत लग रही हो, व्यंजन ही हुआ है। अब तक देखा गुरुजी हो क्या वर्ण है, व्यंजन को नहीं, तो इसके नीचे हलंत नहीं है। अब ये वर्ण है क्योंकि इसमें ए है, हलंत लग गई, इसका मतलब ये आधा हो चुका है। अब ये व्यंजन है, तो अब ये क्या है? व्यंजन है। तो जगत तय व्यंजन है। इधर क्या है? ई, यानी व्यंजन के बाद में क्या आ गया? स्वर। कोई दिक्कत को नहीं, व्यंजन के बाद में स्वर ही आ सके, व्यंजन ही आ सके।
कोई अजो चे अपन एक ये बनाना हो जगदीश बना दिया। परिवर्तन कठो हो गुरुजी, परिवर्तन हो बेटा, तय तय इधर है और इधर क्या है ई है, दोनों ने अपने आप का क्या बना दिया डी। अब इसी तो जोड़ा तो आप ती तय और ई ती बन जाए, लेकिन इसने परिवर्तन किया, तय को दय में तब्दील किया तो ये क्या बन गया जगदीश। ठीक है, वो तो गुरुजी स्वर स्वर को है तो व्यंजन भी उसके गए, हाँ उसके देखो दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, इधर क्या है इधर क्या है गय है, तो क्या हो गया व्यंजन प्लस व्यंजन मिल गया। व्यंजन के बाद में स्वर का उदाहरण हमने कर लिया, व्यंजन के बाद व्यंजन का उदाहरण चल रहा है कि कै है, कै के बाद में गय है, यानी व्यंजन के बाद में अपने को व्यंजन ही मिल गया, तो हम क्या करेंगे इसके हिसाब से काम करेंगे, कै का गय बना देंगे दी, कै का बना देंगे गय, कै आधो है तो गय भी गय रहेगो, आधो रहेगो, आगे की है गज है तो गज ने गज छोड़ दे, ये क्या बन जाएगा दिग्गज। हाँ मुझे अब बात समझ में आ गई, क्योंकि स्वर हो चाहे व्यंजन हो, किसके बाद में व्यंजन के बाद में, तो जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, अब आते आते हैं अपने विसर्ग संधि पर। हालांकि अब सिलेबस कम किया है तो 10वीं क्लास में केवल विसर्ग संधि ही पढ़नी है अपने को, ये पढ़नी नहीं है स्वर और व्यंजन, लेकिन फिर भी अपने को पढ़नी पड़ेगी ना। गुरुजी क्यों पढ़नी पड़ेगी, सरकार तो हटा दी, अरे सरकार तो हटा दी, लेकिन जो उदाहरण हम करेंगे पाठ के बीच में से उसमें तो ये शामिल है, स्वर भी शामिल है, व्यंजन भी शामिल है, तो पाठ का हिंदी अर्थ कैसे समझ में आएगा आपको जब तक आप स्वर नहीं पढ़ोगे स्वर संधि। गुरुजी बात तो ठीक को तो पढ़नी पड़ेगी, अपन स्वर भी पढ़नी पड़ेगी और व्यंजन भी पढ़नी पड़ेगी और विसर्ग संधि। गुरुजी पेपर में किसी आओगी, पेपर में सारी आओगी, ना गुरुजी पेपर में तो विसर्ग संधि है, क्यों भाई पेपर में सब आएगी, पेपर में सब कैसे आएगी कि आपके अनसीन पैसेज भी आएंगे। गुरुजी भाई तो उठा दिया तो कोई बात नहीं, सीन तो कौन हटाया, अपठित गंध्यास तो हटा दिए हैं, लेकिन पठित गंध्यास तो नहीं हटाए हैं, पठित पद्यास तो नहीं हटाए हैं, उसमें से क्वेश्चन उठेंगे। भाई अगर कोई संधि पूछे खड़े हो जाएगा और बोले विसर्ग में ना व्यंजन स्वर में हुई तो भटके आप पानी ने कानी थोड़े देखा एक दूसरे के करा, क्योंकि आप पढ़ने लग रहे हैं, आप पढ़ा। तो देखो विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इधर है स्वर संधि, इधर है क्या विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। विसर्ग संधि की परिभाषा होती है जी विसर्ग, ठीक है, प्लस में इनके पास है स्वर, चाहे किया जो व्यंजन। विसर्ग के बाद में चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए तो क्या होगा, जो होगा परिवर्तन, उसी परिवर्तन को आप क्या कहोगे विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद में चाहे स्वर आ जाओ चाहे व्यंजन आ जाओ, उसी परिवर्तन जो परिवर्तन होगा उसे आप क्या कहोगे विसर्ग संधि। गुरुजी मेरे समझ में आ गई, लेकिन मैंने एक दो उदाहरण और करवा दी और समझ में आ जाएगी। तो देख बेटा, विसर्ग प्लस स्वर, उसके बाद में व्यंजन, जो परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा विसर्ग संधि भी है। तो बात समझ में आ गई गुरुजी, क्योंकि थे समझाई। अब देखो उदाहरण और समझ लेते हैं इसके, विसर्ग के बाद में स्वर और व्यंजन रहने पर। देखिए मातु प्लस आज्ञा, मातु प्लस क्या है आज्ञा, ये क्या है दो बिंदी है ना, संस्कृत में विसर्ग बोलोगा, दो बिंदी कौन बोलोगा, कई टाइम दो बिंदी बोला क्लास में है। विसर्ग, विसर्ग के बाद में क्या आ गया गुरुजी आ रहे, ये स्वर है या व्यंजन है, स्वर है। मातु प्लस आज्ञा, ये नियम के तहत बनेगा, रे बन जाएगा इसका क्या मातुराज्ञा। हाँ गुरुजी शब्द तो बन गया, शब्द बन गया। तो विसर्ग के बाद में क्या है, चाहे स्वर आ जाओ, गुरुजी स्वर को उदाहरण के लिए व्यंजन और कराइयो। अब देखो व्यंजनों कराना आप, यश प्लस द, यश प्लस द विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है ये व्यंजन है। हाँ तो गुरुजी अब उदाहरण बन जाएगा, यशो और शब्द बन गया अपने पास यशोदा। यश दा को मतलब होता है देना, यश का मतलब होता है मान प्रतिष्ठा इज्जत, यशम ददाति इति ही यशोदा, जो यश को प्रदान करे, मान प्रतिष्ठा इज्जत को प्रदान करे, वही क्या है यशोदा। तो स्वर का भी उदाहरण हमने किया, व्यंजन का भी उदाहरण हमने किया। तो बात यह है कि विसर्ग के बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वही जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगा। ये हमने संधि का शाब्दिक अर्थ देख लिया, संधि की हमने परिभाषा देख ली, संधि कितने प्रकार की होती है वो भी देख ली, कितने प्रकार की
इसकी परिभाषाएं हमने देख ली। ये ही आपके लिए होमवर्क भी है। और ये वीडियो जो है वो कक्षा 6 से लगा करके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11वीं 12वीं का मैंने पहले बता चुका हूं कि आपके अगर कोई भाई बहन बड़ा है तो उसको भी आप ये वीडियो देखने को दे सकते हो। और रीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। रीट का अगर कोई भाई भतीजा या कोई भी आपका बड़ा है वो तैयारी करता हो तो उसको भी आप देखने के लिए कह सकते हो। रीट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इस कोरोना महामारी के अंदर अपने को तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर सबके होंगे, जरूर होंगे, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे अपनी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास 9वीं क्लास 10वीं क्लास है, प्रमोट नहीं होंगे, पेपर होंगे। उनके लिए तैयारी करने का माध्यम व्हाट्सएप ग्रुप में से आपको मैं सब कुछ भेज रहा हूं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल अपने स्कूल खुद का है, तो इसीलिए आपको अलग से कहीं कोई पैक लेने की या पैसे दे पैक मत समझाना। पैक लेने का मतलब हो गया कि कहीं पैसे देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ट्यूशन की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप सीखिए और फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप स्कूल में आइए। जिज्ञासा समाधान के लिए स्कूल में जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में हम संधि कौन कौन सी होती है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।